गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रानी सोनाली आज आपके लिए लेके आई हूँ बुक्स का नेक्स्ट पार्ट। राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति से संबंधित राजस्थान बोर्ड में चलने वाली कुछ बुक्स के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी, और इस बार मैं नेक्स्ट बुक्स लेके आई हूँ आपके लिए, जिसमें से ये कक्षा 12 की बुक एक रह गई थी बताना। और इसके बाद जो बुक्स बताने वाली हूँ वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं, और जिनको आपको लेना है और उनका अध्ययन करना है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं आपके साथ जो भी बुक्स शेयर कर रही हूँ ये सारी ऑथेंटिक बुक्स ही है, कोई भी इनमें से गाइड नहीं है, क्योंकि पर्सनली मैं गाइड को पसंद नहीं करती हूँ। और जो लोग अपनी तैयारी नई शुरू कर रहे हैं उनको तो गाइड मुझे नहीं लगता पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आपको ऑथेंटिक बुक्स का अध्ययन करना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए, उसके बाद ही आपको अदर ऑप्शन पे जाना चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये सारी बुक्स जो मैं बता रही हूँ इनका अध्ययन करने के बाद आपको किसी और ऑप्शन पर जाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये सारी ऑथेंटिक बुक्स हैं और इनमें जो फैक्ट जितने हमें चाहिए और कॉन्सेप्ट जो चाहिए सब कुछ इनमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कक्षा 12 की एक बुक रह गई थी लास्ट वीडियो में, वो है भारत का इतिहास। वैसे तो मैं आपके साथ राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति की बुक्स शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये बुक इसलिए क्योंकि इसका जो 7वां चैप्टर है वो पूरा राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम और एकीकरण। इसमें आपको मोटे मोटे 3 टॉपिक मिलेंगे। राजस्थान में किसान आंदोलन के साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा प्रजामंडल आंदोलन, और लास्ट में राजस्थान का एकीकरण। ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, तो आपको इन तीनों टॉपिक को पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, और इनको आपको इस बुक में से भी पढ़ना है, और पहले भी मैंने जो हमारा राजस्थान शेयर किया था उसमें भी ये टॉपिक थे, वहाँ से भी पढ़ना है। कुछ और बुक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वहाँ से भी पढ़ना है। तो इन सारी बुक्स में से आप एक जगह हर एक टॉपिक के नोट्स एक जगह बना लीजिए, ताकि आपको इतनी सारी बुक्स को बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। फिर उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो ये है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हैं। अब राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा और विरासत। इस बुक को मैंने कई बार पढ़ा है और ये बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन मैंने अभी इन सारी बुक्स में से नोट्स बना लिए हैं, तो अब मैं इनको वापस बार बार नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि आप इतनी सारी बुक्स को बार बार नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपको फास्ट रिवीजन करना हो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो फास्ट रिवीजन करना है और एक ही मैटर को बार बार पढ़ना है, तो आपको सभी बुक्स में से एक जगह एक बार में नोट्स बना लेने चाहिए, और उसके बाद उन्हीं का आप 10 बार 20 बार जितनी भी बार रिवीजन करोगे आपको एक्स्ट्रा चीज़ें याद होती चली जाएगी हर बार। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, इसी में जो है इसके अंदर के टॉपिक हैं ये सारे, इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको लगे कि हमारे सिलेबस के टॉपिक कवर हो रहे हैं या नहीं, तभी आप इसको लीजिए। वैसे इसमें सब कुछ कवर हो रहा है, ज़्यादातर राजवंश है, मराठा हस्तक्षेप और प्रभाव है, तो सारे राजस्थान के जितने भी राजवंश, अगर आप राजवंश कर रहे हैं, उदाहरण के लिए आपने शुरू किया है मेवाड़ से, कि मेवाड़ में पहले आपने गुहिल वंश किया है, उसके बाद आप सिसोदिया वंश कर रहे हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं वो एक टॉपिक सभी बुक्स में से देख लीजिए एक बार, कि भाई इस टॉपिक को हमें इस बुक में से भी हमने नोट कर लिया, इसमें से भी कर लिया, उसमें से भी कर लिया, सब बुक्स में से उस टॉपिक को एक जगह लिख लीजिए, तो आपके नोट्स एक जगह हो जाएंगे और आपको रिवीजन करने में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें राजस्थान का इतिहास। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी की ये बुक है, और ये बहुत ही अच्छी बुक है, ऑथेंटिक भी है, तो मुझे लगता है आपको एक बार इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम बात करें राजस्थान का इतिहास, शर्मा और पावा। ये भी एक बहुत अच्छी बुक है और ऑथेंटिक बुक है, तो इसका अध्ययन भी आपको करना चाहिए। इन सारी बुक्स को मिला के आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। कोई टॉपिक इस बुक में नहीं है तो वो किसी और में मिलेगा, किसी और में नहीं है तो वो इसमें मिलेगा। उसके बाद हम बात करें राजस्थान में किसान और आदिवासी आंदोलन। अभी जब मैं कक्षा 12 की बुक के बारे में बता रही थी तो उसका जो 7वां चैप्टर है उसमें जो 3 टॉपिक है मोटे मोटे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो RS हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो कॉलेज लेक्चर हो, चाहे वो कोई अन्य एग्ज़ाम हो। तो ये तीनों टॉपिक पे मैं आपको सेपरेट बुक्स बताने वाली हूँ राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, जिसमें राजस्थान में किसान और आदिवासी आंदोलन, इसको आप अलग से पढ़ेंगे तो इसमें फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट भी दे रखे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और आगे चल के अगर कॉन्सेप्चुअल कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ आप अटकेंगे नहीं। नेक्स्ट बुक है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन में जो अन्य बुक्स है उनमें आपको इतना दे रखा होगा, इस प्रजामंडल की स्थापना इसके समय हुई, इसके द्वारा की गई,
और इस समय हुई और यहाँ हुई। लेकिन इसमें आपको हर एक प्रजामंडल की छोटी से छोटी जानकारी भी मिल जाएगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी आगे चल के। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो 1857 का जो विद्रोह राजस्थान में हुआ था, क्रांति, उससे लेकर 1947 तक की सभी घटनाएं आपको इस BL पनगड़िया वाली जो बुक है इसमें आपको मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट ये आपके बहुत अच्छे से क्लियर करती है। उसके बाद बात करें हम, ये एक बुक है राजस्थान पैनोरमा की, राज पैनोरमा करके। ये बुक बहुत ही शानदार है, और अगर इमरजेंसी में आपको काम चलाना हो तो आप अकेली इस बुक को पढ़ के भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो इन सभी बुक्स को आपको मिक्स करते हुए नोट्स बनाने होंगे, और उसके बाद उन नोट्स का आपको बार बार अध्ययन करना होगा। कहते हैं ना कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 10 बार पढ़ो, तो वो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि हम अलग अलग टाइप की लैंग्वेज पढ़ते हैं हर बार, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या याद करना है और क्या नहीं। तो एक जैसी लैंग्वेज तो तब आएगी जब आप उन 10 बुक्स के नोट्स एक जगह बना लेंगे। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एक ही बुक को आप 10 बार पढ़िए, क्योंकि हो सकता है उस एक बुक में वो फैक्ट नहीं है जो दूसरी बुक्स में है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये तो पॉसिबल है ना कि आप उन 10 बुक्स के नोट्स एक जगह बना लीजिए, और फिर उन नोट्स को आप 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ना चाहे उतनी बार पढ़िए। आपके टिप्स भी हो जाएंगी वो सारी चीज़ें। और बार बार देखते हैं तो कई बार तो मेरे साथ ये हो जाता है, जैसे मैं 12th की बुक 4 साल से पढ़ा रही हूँ, तो मुझे तो ये भी पता रहता है कि कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है और वो कौन सी जगह पे है पेज में। ये सारी चीज़ें जब आप सोचो 4 बार पढ़ने में ये हाल है, 4 साल में मैंने 4 ही बार उस बुक को पढ़ा होगा जब मैंने बच्चों को पढ़ाया होगा, तब वो मुझे इतने अच्छे से याद हो गई है। तो आप अगर नोट्स बना के उनको 4 बार पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और इसके अलावा मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि गाइड, बहुत सारे लोग आपको गाइड बताएंगे या फिर किसी कोचिंग के नोट्स बताएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी कोचिंग के नोट्स, आप सपोज कीजिए कोई भी XYZ कोई भी कोचिंग है, आप भी वो नोट्स ख़रीद रहे हैं, कोई और भी ख़रीद रहा है, हज़ारों लोग वो नोट्स ख़रीद रहे हैं, सबके पास ही वो नोट्स है। जब आप मेंस में लिखेंगे तो लैंग्वेज आपकी सबकी सेम सी लैंग्वेज आएगी, या सेम से फैक्ट डालोगे, तो वो चीज़ें आपको मार्क्स नहीं दिलवाएंगी। और दूसरे के नोट्स पढ़ के कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि दूसरे के नोट्स में ये होता है कि जो नोट्स बनाने वाला व्यक्ति है, चाहे वो मैं ही हूँ, मैंने वो चीज़ें स्किप कर दी होगी जो मुझे बहुत अच्छे से आती है, इसलिए मेरे नोट्स आपके किसी भी काम के नहीं हैं। आपको हो सकता है बेसिक चीज़ें भी याद करनी पड़ रही हो और मुझे वो पहले से आती हो, तो मैंने उनको नोट ही नहीं किया होगा। तो ऐसे टॉपर्स के नोट्स आप पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन नोट्स को आप अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए। उन नोट्स पे ही पूरी तरह डिपेंड नहीं रहना है। हम लोग जब नई नई तैयारी स्टार्ट करते हैं, मैंने भी वो गलतियाँ की है, मैं नहीं चाहती आप लोग वो गलती करें। जब हम लोग नई नई तैयारी शुरू करते हैं तो हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं और कोचिंग में जो नोट्स बताए जाते हैं, लिखवाए जाते हैं, हम उन्हीं को भगवान मान लेते हैं और उनको बार बार पढ़ते हैं। और फिर जब एग्ज़ाम में आता है पेपर, तो उस पेपर में उसमें से बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि हमने अपने लेवल पे तैयारी नहीं की है, हम बस कोचिंग के नोट्स के भरोसे ही रह गए हैं। फिर आपको ये सारी चीज़ें फ़ील होगी, ये मैं पहले फ़ील कर चुकी हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप वो सेम गलती करके अपने साल ख़राब नहीं करें और एक बार में अच्छे से तैयारी करके और आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लें। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या कमी है। लास्ट वीडियो में जैसे वॉइस की दिक्कत हो रही थी, थोड़ा कम था। मेरे पास कोई सेटअप वेटअप नहीं है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं कि प्रोफेशनली अच्छा वीडियो बना पाऊँगी। मैं कोशिश करती हूँ, सीखती हूँ यूट्यूब पे कि किस तरीके से वीडियो बनाया जाता है आप लोगों के लिए। बाकी कोई सेटअप नहीं है, कोई ढंग का कैमरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आ सकती है। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ आगे से सुधार करके आप लोगों के लिए लेके आऊँ। फिर भी आप लोगों को कोई कमी लगती है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और अभी नेक्स्ट वीडियो में, अब जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड मैटर बताने वाली हूँ कि राजस्थान की ज्योग्राफी आपको कहाँ से पढ़नी है। ऑथेंटिक बुक्स बताऊँगी, बिल्कुल ऑथेंटिक बुक्स, कोई नोट्स किसी कोचिंग के नहीं बताने वाली हूँ, कोई गाइड आपको नहीं बताने वाली हूँ। मैं सिर्फ आपके साथ ऑथेंटिक बुक्स की जानकारी शेयर करूँगी और उसके बाद कुछ टॉपिक मैं आपको खुद करवाऊँगी ताकि आपको लगे कि इस चीज़ को हम कैसे याद कर सकते हैं। जैसे राजस्थान की नदियाँ हैं, बहुत ईजीली याद हो जाती है। अगर आप थोड़ी सी
ट्रिक्स यूज करें, खुद की ट्रिक्स, दूसरों की नहीं। वो जो फर्स्ट लेटर लेके लोग बनाते हैं ABCD, वो ट्रिक्स किसी काम की नहीं होती। आपकी ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके टॉपिक का नाम भी आ रहा हो, ताकि आप 10 साल बाद भी उस ट्रिक को बोलो तो आपको याद हो जाए कि ये कौन से टॉपिक की ट्रिक थी। कई लोग ट्रिक्स तो बना लेते हैं, जैसे XYZ करके ABCD, कुछ फर्स्ट लेटर लेके उनके ट्रिक्स तो बना लेते हैं। उनको 2-4 महीने बाद आप पूछेंगे तो आपको उनको पता ही नहीं होगा ये ट्रिक्स कौन से की टॉपिक की हमने बनाई है। तो ट्रिक्स बनाने का भी एक तरीका होता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जब भी मैं आपको क्लासेस लूँगी रेगुलर, मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको राजस्थान के कुछ राजवंश पढ़ा दूँ, ताकि आप लोगों को क्या है कि एक तो कनेक्टिविटी कि राजवंश आपस में कैसे कनेक्टेड है। जैसे आमेर की सवाई जयसिंह बूंदी से कैसे कनेक्टेड है, मराठों के राजस्थान में आने का कारण वो किस प्रकार से थे, और हमारे जो कुशवाहा राजवंश में आगे चल के गृह युद्ध होता है ईश्वरी सिंह जी और सवाई माधो सिंह जी के बीच में, उसके रीज़न वो कैसे थे। ये सारी चीज़ें जो है ये कॉन्सेप्ट होते हैं। फैक्ट तो आप सीधे सीधे याद कर लीजिए कि सवाई जयसिंह ने ये बनवाया, वो बनवाया, जयपुर बसा दिया, ये बुक्स लिख दी, वेधशालाएँ बनवा दी, ये तो फैक्ट है, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट कि एक राजवंश दूसरे राजवंश से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, देबारी समझौता क्या है, देबारी समझौता किस प्रकार से आमेर राजघराने में जो अपने गृह युद्ध हुआ उसका कारण था, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कुछ राजवंशों पे मैं आपको क्लासेज ही दे दूँ, ताकि आप लोग एक तो आपस में कनेक्टिविटी करना सीख जाएं कि कौन से राजवंश को किससे जोड़ना है। दूसरा ये है कि आप ट्रिक्स बनाना सीख जाए ताकि आपके दिमाग पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़े। इतिहास ऐसा विषय है कि आप अगर इसको रटने बैठेंगे तो आपके दिमाग में इतना कचरा भर जाएगा कि आप भूलते चले जाएंगे, आगे याद करेंगे पीछे का भूलेंगे। इसलिए इतिहास ऐसी, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी 12th तक जो मैं पढ़ाती हूँ 12th क्लास को, उनको पूरी बुक याद हो जाती है साल के एंड तक आते आते। उसका रीज़न ये नहीं कि मैं उनको रटवाती हूँ, पहली बात समझाना, दूसरी बात उनको खुद को ट्रिक्स बनाना सिखा देती हूँ, तो वो खुद ट्रिक्स बना के बहुत सारी चीज़ें उनकी टिप्स पे होती है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। एक टीचर के रूप में जो चीज़ें मैंने सीखी है मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, ताकि आपको किसी भी टीचर की, किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं रहे और अपने घर पर रहकर RS जैसे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करें और अच्छी रैंक हासिल करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि क्या कमी रही है, मुझे क्या सुधार करना चाहिए। मिलते हैं। गुड।